वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो अक्सर थोड़ा गलत समझा जाता है, इफेक्ट्स का लाइफ साइकिल। हम में से ज्यादातर लोग रिएक्ट कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल के बारे में सोचते हैं, मतलब माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, है ना? हाँ, बिल्कुल। कंपोनेंट स्क्रीन पर आया, प्रॉप्स बदले, अपडेट हुआ, फिर चला गया। सिंपल लगता है। एग्जैक्टली सिंपल लगता है, लेकिन जब बात इफेक्ट्स की आती है तो ये नजरिया थोड़ा अधूरा है और कभी-कभी बग्स का कारण भी बन जाता है। इफेक्ट्स का अपना एक बिल्कुल अलग लाइफ साइकिल होता है और इससे समझना क्लीन, प्रेडिक्टेबल और बग फ्री रिएक्ट कोड लिखने के लिए बेहद जरूरी है। सही कहा। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट शायद सबसे जरूरी चीज है जो आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से है। इसमें इफेक्ट्स कैसे काम करते हैं, उनकी डिपेंडेंसीज और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, उस पर काफी डिटेल में बताया गया है। तो इस चर्चा का मकसद है रिएक्ट इफेक्ट्स के लाइफ साइकिल को कंपोनेंट लाइफ साइकिल के चश्मे से देखना बंद करना। हम समझेंगे कि इफेक्ट्स असल में बाहरी दुनिया जैसे नेटवर्क, ब्राउजर एपीआईज या कोई थर्ड पार्टी विजिट, इनके साथ कैसे तालमेल मतलब सिंक्रोनाइज करते हैं। और क्यों वो डिपेंडेंसीज अरे आर नॉट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि इस सिंक्रोनाइजेशन का बिल्कुल कोर है, उसका दिल है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आमतौर पर हम सोचते हैं माउंट, अपडेट, अनमाउंट। कंपोनेंट स्क्रीन पर आया, अपडेट हुआ, हट गया। लेकिन इफेक्ट्स के लिए ये सोचना क्यों काफी नहीं है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। यही कंफ्यूजन की जड़ है। इफेक्ट्स को कंपोनेंट लाइफ साइकिल से बांध कर देखना। बेहतर है कि हम इफेक्ट्स को एक बिल्कुल अलग इकाई, एक सेपरेट एंटिटी की तरह देखें। अच्छा। हाँ, हर इफेक्ट का अपना इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल होता है, जिसमें बेसिकली दो ही चरण होते हैं। किसी बाहरी सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजेशन शुरू करना, मतलब स्टार्ट सिंक्रोनाइजिंग, ओके। और बाद में उसे रोकना, यानी स्टॉप सिंक्रोनाइजिंग। बस ये दो ही काम है जो एक इफेक्ट करता है। और क्रूशियली, ये स्टार्ट स्टॉप साइकिल कंपोनेंट के माउंटेड रहते हुए भी कई बार हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ माउंट या अनमाउंट पर हो। कई बार कैसे? खासकर जब इफेक्ट की डिपेंडेंसीज बदलती हैं। कंपोनेंट माउंट हुआ या अपडेट हुआ, इससे ज्यादा जरूरी सवाल इफेक्ट के लिए ये है, क्या मुझे सिंक्रोनाइजेशन शुरू या बंद करने की जरूरत है? ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन, इसका मतलब यहाँ क्या है? समझने के लिए डॉक्यूमेंटेशन वाला चैट रूम कंपोनेंट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये कंपोनेंट एक चैट सर्वर से कनेक्ट होता है। यहाँ इफेक्ट का काम क्या हुआ सिंक्रोनाइजेशन के लिहाज से? बढ़िया उदाहरण है। यहाँ इफेक्ट का काम है चैट कनेक्शन को मैनेज करना। मतलब कंपोनेंट को जो रूम आईडी प्रॉप मिला है, उस स्पेसिफिक रूम के साथ कनेक्शन बनाए रखना। तो सिंक्रोनाइजेशन शुरू करना क्या हुआ? इफेक्ट के बॉडी में लिखा कोड, जैसे क्रिएट कनेक्शन, सर्वर यूआरएल, रूम आईडी कॉल करना, और फिर कनेक्शन.कनेक्ट एग्जीक्यूट करना। ये रिएक्ट को बताता है कि देखो, इस रूम आईडी के लिए कनेक्शन ऐसे बनाना है। ये है सिंक्रोनाइजेशन का स्टार्ट फेज। और जो इफेक्ट से रिटर्न करते हैं वो क्लीन अप फंक्शन, वो स्टॉप फेज हुआ। एकदम सही। क्लीन अप फंक्शन रिएक्ट को बताता है कि सिंक्रोनाइजेशन रोकना कैसे है। इस केस में जैसे कनेक्शन.डिस्कनेक्ट, रिएक्ट इस फंक्शन को तब कॉल करता है जब या तो कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा हो या फिर इफेक्ट को रीसिंक्रोनाइज करने की जरूरत हो, जैसे कि रूम आईडी प्रॉप बदल गया। अच्छा। तो ये क्लीनअप फंक्शन बताता है कि कनेक्शन को ऐसे बंद करना है। वैसे एक बात और, हर इफेक्ट के लिए क्लीनअप फंक्शन रिटर्न करना जरूरी नहीं होता। हाँ, अगर आपका इफेक्ट किसी बाहरी सिस्टम से सब्सक्राइब नहीं कर रहा या कोई रिसोर्स होल्ड नहीं कर रहा, तो शायद क्लीनअप की जरूरत ना हो। पर कनेक्शन मैनेजमेंट, इवेंट लिसनर्स जोड़ना, टाइमर्स सेट करना, इन जैसे केसेस में क्लीनअप क्रिटिकल है, ताकि मेमोरी लीक्स या अनवांटेड बिहेवियर ना हो। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं रीसिंक्रोनाइजेशन वाले पॉइंट पर। ये इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए यूजर ने ड्रॉप डाउन से पहले जनरल रूम चुना, इफेक्ट चला, कनेक्शन बन गया, यूआई में दिख रहा है वेलकम टू द जनरल रूम, सब ठीक है। हाँ। अब यूजर ने ड्रॉप डाउन से ट्रैवल रूम चुना, यूआई तो रिएक्ट की वजह से फौरन अपडेट हो गया और वेलकम टू द ट्रैवल रूम दिख रहा है। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, कहाँ गड़बड़ है? पिछला कनेक्शन वो तो अभी भी जनरल रूम से ही जुड़ा हुआ है। यूआई कर रहा है ट्रैवल, पर बैकग्राउंड में हम जनरल में कनेक्टेड हैं। ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो पॉइंट है जहां कंपोनेंट लाइफ साइकिल का नजरिया फेल हो जाता है। कंपोनेंट
तो बस अपडेट हुआ, लेकिन इफेक्ट के लिए अब UI जो ट्रैवल दिखा रहा है और एक्सटर्नल सिस्टम जो जनरल से कनेक्टेड है आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है। रूम आईडी प्रॉप जनरल से ट्रैवल हो चुका है। तो कंसिस्टेंसी? हाँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए रिएक्ट को अब 2 काम करने होंगे। पहला, पुराने रूम आईडी जनरल से जो सिंक्रोनाइजेशन चल रहा था उसे रोकना होगा, मतलब जनरल रूम से डिस्कनेक्ट। राइट। और दूसरा, नए रूम आईडी ट्रैवल के साथ सिंक्रोनाइजेशन शुरू करना होगा, यानी ट्रैवल रूम से कनेक्ट करना। तो रिएक्ट ये जादू कैसे करता है? क्या हमें उसे अलग से बताना पड़ता है कि अरे प्रॉप बदल गया है, पुराना वाला बंद करके नया वाला चालू करो? सौभाग्य से नहीं। यही इफेक्ट मॉडल की खूबसूरती है। देखो, हमने इफेक्ट लिखते समय रिएक्ट को स्टार्ट और स्टॉप करना पहले ही सिखा दिया है। हाँ, इफेक्ट बॉडी और क्लीनअप फंक्शन में। एग्जैक्टली। इफेक्ट बॉडी में स्टार्ट लॉजिक यानी कनेक्ट और क्लीनअप फंक्शन में स्टॉप लॉजिक यानी डिस्कनेक्ट देकर। तो जब रूम आईडी प्रॉप जनरल से ट्रैवल में बदलता है, रिएक्ट खुद ही ये सीक्वेंस चलाता है। पहले पिछले रेंडर जनरल वाले के इफेक्ट का क्लीनअप फंक्शन चलाता है, यानी डिस्कनेक्ट फ्रॉम जनरल रूम। ओके, पुराना वाला बंद। हाँ, उसके बाद नए रेंडर ट्रैवल वाले के साथ इफेक्ट बॉडी को फिर से रन करता है, यानी कनेक्ट टू ट्रैवल रूम। रिएक्ट ये क्लीन अप देन रीरन साइकिल खुद मैनेज करता है। हमें बस स्टार्ट और स्टॉप इंस्ट्रक्शंस सही देनी होती हैं। अच्छा, मतलब हर बार जब रूम आईडी बदलेगा, मान लीजिए यूजर ट्रैवल से म्यूजिक रूम सेलेक्ट करता है, तो रिएक्ट फिर से यही करेगा, पहले ट्रैवल से डिस्कनेक्ट, फिर म्यूजिक से कनेक्ट। हाँ बिल्कुल, ये साइकिल हर बार चलेगा जब डिपेंडेंसी बदलेगी। और अंत में जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है। हाँ, अंत में जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है, मान लीजिए यूजर चैट स्क्रीन बंद कर देता है, तो रिएक्ट आखिरी बार क्लीन अप फंक्शन चलाकर, जैसे म्यूजिक रूम से डिस्कनेक्ट करके, सिंक्रोनाइजेशन पूरी तरह रोक देता है। इसमें दिलचस्प बात यह है, अगर हम कंपोनेंट के नजरिए से सोचें, माउंट, अपडेट, अनमाउंट, तो ये प्रोसेस अपडेट पर डिस्कनेक्ट फिर कनेक्ट थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, लगता है। लेकिन अगर हम इफेक्ट के नजरिए से सोचें, तो ये बस स्टार्ट स्टॉप साइकिल्स का एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो एक्सटर्नल सिस्टम को कंपोनेंट के करंट स्टेट के साथ हमेशा सिंक में रखता है। स्टार्ट सिंक विद जनरल, स्टॉप सिंक विद जनरल, स्टार्ट सिंक विद ट्रैवल, स्टॉप सिंक विद ट्रैवल, स्टार्ट सिंक विद म्यूजिक, स्टॉप सिंक विद म्यूजिक। इफेक्ट के पर्सपेक्टिव से सोचना न सिर्फ ज्यादा सीधा है, बल्कि ज्यादा रिजिलिएंट कोड लिखने में मदद करता है। आप बस स्टार्ट और स्टॉप डिफाइन करते हैं, रिएक्ट डिपेंडेंसीज के आधार पर उन्हें सही समय पर कॉल करता है। ठीक है, डिपेंडेंसीज की बात आई तो रिएक्ट को ये कैसे पता चलता है कि रूम आईडी बदलने पर ही रीसिंक्रोनाइज करना है, किसी और प्रॉप या स्टेट के बदलने पर क्यों नहीं? मतलब उसे कैसे मालूम कि रूम आईडी इस इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है? यहीं पर डिपेंडेंसीज अरे का रोल आता है ना? जैसे यूज इफेक्ट ब्रैकेट रूम आईडी। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये डिपेंडेंसी अरे रूम आईडी ही रिएक्ट को बताता है कि देखो, ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ रूम आईडी प्रॉप पे निर्भर करता है। हर री रेंडर के बाद रिएक्ट इस अरे में दी गई वैल्यूज को पिछले रेंडर की वैल्यू से कंपेयर करता है। ये कंपैरिजन ऑब्जेक्ट डॉट इज फंक्शन से होता है, जो काफी हद तक ट्रिपल इक्वल्स जैसा ही है। अच्छा, तो अगर रूम आईडी की वैल्यू बदली है, जैसे जनरल से ट्रैवल, तो रिएक्ट जानता है कि रीसिंक्रोनाइजेशन जरूरी है और वो स्टॉप, क्लीन अप, फिर स्टार्ट इफेक्ट बॉडी साइकिल चलाएगा। और अगर नहीं बदली? अगर रूम आईडी की वैल्यू वही है जो पिछले रेंडर में थी, तो रिएक्ट इफेक्ट को स्किप कर देगा। कुछ नहीं होगा, कनेक्शन वैसा ही बना रहेगा। सिंपल। ओके, लेकिन शुरुआती उदाहरण में सर्वर यूआरएल भी इफेक्ट में इस्तेमाल हुआ था, क्रिएट कनेक्शन सर्वर यूआरएल कॉमा रूम आईडी में, पर उसे डिपेंडेंसी लिस्ट रूम आईडी में नहीं डाला गया था। ऐसा क्यों? अच्छा सवाल है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि उस पहले उदाहरण में सर्वर यूआरएल कंपोनेंट के बाहर एक कांस्टेंट था, जैसे const server URL equals https://localhost1234। हाँ, ग्लोबल स्कोप में था। हाँ, तो ये जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट रेंडरिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं था और री-रेंडर होने पर कभी बदल नहीं सकता था। डिपेंडेंसी सिर्फ उन वैल्यूज के लिए होती हैं जो रिएक्टिव होती हैं। रिएक्टिव वैल्यूज, ये क्या होती हैं? रिएक्टिव वैल्यूज, वो सभी वैल्यूज हैं जो कंपोनेंट की रेंडरिंग लॉजिक का हिस्सा है और री-रेंडर के साथ बदल सकती हैं। इसमें शामिल है, एक तो प्रॉप्स जैसे रूम आईडी, हाँ, दूसरा स्टेट वेरिएबल्स जैसे यूज स्टेट से मिली वैल्यू, राइट, और तीसरा
कंपोनेंट बॉडी के अंदर डिफाइन किए गए वेरिएबल्स या फंक्शंस जो इन प्रॉप्स या स्टेट पर निर्भर करते हैं। क्योंकि वो कांस्टेंट सर्वर यूआरएल इनमें से कुछ भी नहीं था, वो रिएक्टिव नहीं था, इसलिए उसे डिपेंडेंसी लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं थी। तो अगर सर्वर यूआरएल एक स्टेट वेरिएबल होता, जैसा बाद के एक उदाहरण में दिखाया गया था, कॉन्स्ट सर्वर यूआरएल सेट सर्वर यूआरएल इक्वल्स टू यूज स्टेट, तब सिचुएशन बदल जाती। हाँ बिल्कुल, तब सर्वर यूआरएल एक स्टेट वेरिएबल होता, मतलब वो रिएक्टिव होता। क्यों? क्योंकि स्टेट बदल सकता है ना। हाँ, सेट सर्वर यूआरएल से। एग्जैक्टली और तब उसे डिपेंडेंसीज लिस्ट में शामिल करना अनिवार्य होता, मतलब यूज इफेक्ट कॉमा रूम आईडी कॉमा सर्वर यूआरएल। नियम सीधा है, अगर आपका इफेक्ट कंपोनेंट के अंदर मौजूद किसी भी रिएक्टिव वैल्यू को पढ़ रहा है तो वो वैल्यू डिपेंडेंसी लिस्ट में होनी ही चाहिए, वरना आपका इफेक्ट उस वैल्यू के बदलने पर अपडेट नहीं होगा, सिंक्रोनाइजेशन टूट जाएगी और ये लगभग हमेशा एक बग होता है। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि रूम आईडी और सर्वर यूआरएल दोनों ही कंपोनेंट के बाहर कॉन्स्टेंट्स हों, या मान लीजिए उन्हें इफेक्ट के अंदर ही डिफाइन किया जाए, उन दोनों ही सिनारियोज में वो रिएक्टिव नहीं होंगे। क्यों? कंपोनेंट के बाहर डिफाइन किया गया कांस्टेंट तो कभी नहीं बदलता, और इफेक्ट के अंदर डिफाइन किया गया वेरिएबल अगर वो प्रॉप्स या स्टेट पर डिपेंड नहीं करता तो हर बार इफेक्ट रन होने पे रिक्रिएटेड तो होता है, पर वो रेंडरिंग डेटा फ्लो का हिस्सा नहीं है, इसलिए रिएक्टिव नहीं माना जाता। अच्छा, ऐसी स्थिति में इफेक्ट किसी भी रिएक्टिव वैल्यू पर निर्भर नहीं करता, इसलिए उसकी डिपेंडेंसी अरे खाली होगी। तो का मतलब है इफेक्ट सिर्फ माउंट पर चलेगा और अनमाउंट पर क्लीन अप करेगा। कंपोनेंट के नजरिए से हाँ, यही मतलब है। हालांकि डेवलपमेंट मोड में रिएक्ट वेरिफिकेशन के लिए एक अतिरिक्त स्टार्ट स्टॉप साइकिल चलाएगा, उस पर आते हैं अभी। लेकिन इफेक्ट के लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव से इसका मतलब है कि सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए कोई बाहरी ट्रिगर यानी कोई बदलती हुई रिएक्टिव वैल्यू है ही नहीं। आपने डेवलपमेंट मोड वेरिफिकेशन की बात की। डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है कि डेवलपमेंट मोड में रिएक्ट कंपोनेंट को माउंट होने के ठीक बाद एक बार एक्स्ट्रा रीमाउंट करता है। इससे कंसोल में कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, फिर कनेक्ट दिखता है, भली डिपेंडेंसीज हो या ना बदली हो। ऐसा क्यों? ये पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, रिएक्ट ऐसा जानबूझकर करता है और ये सब डेवलपमेंट बिल्ड में होता है, प्रोडक्शन में नहीं। क्यों? इसे एक तरह का ऑटोमेटिक स्ट्रेस टेस्ट समझें। रिएक्ट डेवलपमेंट में आपके इफेक्ट को माउंट होने के तुरंत बाद एक बार स्टॉप, क्लीन अप और फिर स्टार्ट करके ये वेरीफाई करता है कि पहली बात कि आपने क्लीन अप लॉजिक सही से इम्प्लीमेंट किया है, दूसरी बात कि आपका इफेक्ट बिना किसी गड़बड़ी या साइड इफेक्ट के स्टॉप होकर दोबारा स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, तो ये हमारी मदद के लिए है? बिल्कुल, ये टेस्ट सुनिश्चित करता है कि आपका इफेक्ट रीसिंक्रोनाइजेशन के लिए तैयार है, क्योंकि प्रोडक्शन में डिपेंडेंसीज बदलने पर असल में यही स्टॉप स्टार्ट साइकिल चलेगा। यह आपको पोटेंशियल इश्यूज जैसे क्लीन अप ठीक से ना होना डेवलपमेंट के दौरान ही पकड़ने में मदद करता है। इसमें रिएक्ट लिंटर, जैसे वो रिएक्ट हुक्स एग्जॉस्टिव डेप्थ रूल, वो हमारी कैसे मदद करता है? लिंटर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपके कोड का स्टैटिक एनालिसिस करके ये सुनिश्चित करता है कि इफेक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली हर रिएक्टिव वैल्यू, प्रॉप्स, स्टेट या उनसे डिराइव किए गए लोकल वेरिएबल्स को डिपेंडेंसी लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब वो खुद चेक कर लेता है। हाँ, अगर आप कोड में रूम आईडी पढ़ रहे हैं लेकिन उसे डिपेंडेंसी में डालना भूल जाते हैं तो लिंटर कंपाइल टाइम पर वार्निंग या एरर देगा। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये असल में आपके कोड में एक संभावित बग की ओर इशारा कर रहा है। किस तरह का बग? बग ये है कि आपका इफेक्टोमीट के बदलने पर रिएक्ट नहीं करेगा और सिंक्रोनाइजेशन आउटडेटेड हो सकती है। तो लिंटर एरर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग उसे सप्रेस कर देते हैं, सोचते हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इस पर बहुत जोर देता है। लिंटर एरर्स एग्जॉस्टिव डेप्थ रूल के लगभग हमेशा लेजिटिमेट होते हैं। उन्हें सप्रेस करना मतलब प्रॉब्लम को कालीन के नीचे छिपाना है। तो सॉल्यूशन क्या है सप्रेस करने के बजाय? कोड को इस तरह बदलना चाहिए कि वार्निंग चली जाए। कैसे? पहला, वैल्यू को डिपेंडेंसी बनाएं। अगर वैल्यू रिएक्टिव है और इफेक्ट सच में उस पर निर्भर करता है तो उसे लिस्ट में डालें। सिंपल। दूसरा, वैल्यू को नॉन रिएक्टिव बनाएं। अगर इफेक्ट को रीरन नहीं करवाना है जब वो वैल्यू बदले तो उसे नॉन रिएक्टिव बनाने की कोशिश करें। क्या उसे कंपोनेंट से बाहर ले जाकर कांस्टेंट बना सकते हैं?
क्या उसे इफेक्ट के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यू प्रॉप स्टेट पर निर्भर नहीं करती? अच्छा। तीसरा, स्टेबल वैल्यूज। कुछ वैल्यूज जैसे सेट स्टेट फंक्शन या यूज रेफ से मिला रेफ ऑब्जेक्ट माई रेफ स्टेबल होती हैं। रिएक्ट गारंटी करता है कि ये री-रेंडर्स पर चेंज नहीं होंगी। लिंटर इन्हें पहचानता है, इसलिए इन्हें डिपेंडेंसीज में डालना जरूरी नहीं। ओके। और चौथा, म्यूटेबल वैल्यूज। ध्यान दें कि म्यूटेबल वैल्यूज जैसे location.pathName या ref.current को डिपेंडेंसीज में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट उनके बदलने को ट्रैक नहीं कर सकता। आपको उन्हें स्टेट में लाना होगा अगर इफेक्ट को उनके बदलने पर रिएक्ट करना है। समझ गया। लिंटर को फिक्स करना है, सप्रेस नहीं। एक और आम सिनारियो, मान लीजिए हमें रूम विजिट को लॉग भी करना है एनालिटिक्स के लिए। जैसे ही यूजर रूम बदलता है, हमें लॉग विजिट रूम आईडी कॉल करना है। क्या इसे कनेक्शन वाले इफेक्ट में ही डाल देना चाहिए? क्योंकि लॉगिंग भी तो रूम आईडी पर ही डिपेंड करती है। इससे कोड शायद थोड़ा छोटा रहेगा। ये टेम्पटिंग लग सकता है, पर अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। कनेक्टिंग टू अ चैट सर्वर और लॉगिंग अ रूम विजिट, ये दो बिल्कुल अलग-अलग सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेसेस हैं। भले ही दोनों रूम आईडी पर निर्भर करते हो। हाँ, भले ही। अगर आप उन्हें एक ही इफेक्ट में मिला देते हैं, जैसे यू इफेक्ट कनेक्ट करता है, लॉग विजिट करता है और कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करता है रूम आईडी, तो सोचिए क्या होगा अगर बाद में कनेक्शन लॉजिक में सर्वर यूआरएल की डिपेंडेंसी भी आ जाए। तो डिपेंडेंसीज बन जाएंगी रूम आईडी, सर्वर यूआरएल। हाँ। अब जब भी सर्वर यूआरएल बदलेगा, मान लो यूजर सर्वर बदलता है, इफेक्ट रीरन होगा और लॉग विजिट रूम आईडी भी बेवजह दोबारा चलेगा, जबकि रूम विजिट तो बदला ही नहीं। हाँ, ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल। बेहतर अप्रोच है हर इफेक्ट को एक अलग और स्वतंत्र सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब कनेक्शन के लिए अलग इफेक्ट, लॉगिंग के लिए अलग इफेक्ट। कोड में कैसे दिखेगा ये? कुछ इस तरह, सिर्फ जावास्क्रिप्ट इफेक्ट फॉर लॉगिंग रूम विजिट्स, यूज इफेक्ट लॉग विजिट्स रूम आईडी। सिर्फ रूम आईडी पर निर्भर, इफेक्ट फॉर मैनेजिंग चैट कनेक्शन, यूज इफेक्ट कॉन्स्ट कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन सर्वर यूआरएल, रूम आईडी, कनेक्शन डॉट कनेक्ट, रिटर्न करना कनेक्शन डॉट डिस्कनेक्ट। रूम आईडी और सर्वर यूआरआई पर निर्भर, इससे कोड मॉड्यूलर रहता है, मेंटेन करना आसान होता है और डिपेंडेंसीज मैनेज करना सिंपलर हो जाता है। ये बहुत समझ आई। सेपरेट कंसर्न्स, सेपरेट इफेक्ट्स। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई डिपेंडेंसी जोड़ने से इनफाइनाइट लूप बन जाता है। जैसे इफेक्ट कोई स्टेट अपडेट कर रहा है और वही स्टेट डिपेंडेंसी लिस्ट में है। हाँ, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे में लिंटर को इग्नोर करने का मन कर सकता है कि यहाँ तो लूप बनेगा ही, लिंटर को क्या पता। फिर वही बात, लिंटर को इग्नोर करना असल सोल्यूशन नहीं है। ये सिम्टम को दबाना है, अंडरलाइंग डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं। तो फिर क्या करें? इन्फिनिट लूप्स अक्सर तब बनते हैं जब इफेक्ट का स्कोप बहुत बड़ा होता है या स्टेट अपडेट्स ठीक से हैंडल नहीं की जाती। डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए सही तरीके बताता है। पहला, वैल्यू को नॉन रिएक्टिव बनाएं। क्या स्टेट अपडेट लॉजिक को इफेक्ट से बाहर निकाला जा सकता है? क्या वैल्यू को कंपोनेंट से बाहर या इफेक्ट के अंदर डिफाइन किया जा सकता है? दूसरा, इफेक्ट को छोटे इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस में बांटे, जैसा हमने लॉगिंग और कनेक्शन के उदाहरण में देखा। क्या आपका इफेक्ट एक साथ कई काम कर रहा है? उन्हें अलग करें। तीसरा, रीड लेटेस्ट वैल्यू विदाउट रीट्रिगरिंग। अगर आपको किसी प्रॉप या स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू चाहिए बिना इफेक्ट को रीट्रिगर किए, जो इन्फिनिट लूप्स का आम कारण है, तो आप इफेक्ट इवेंट्स जैसे एडवांस्ड पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिएक्ट 18+ में एक उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है। और चौथा, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस के बारे में। हाँ, हैंडल ऑब्जेक्ट फंक्शन डिपेंडेंसीज केयरफुली। ऑब्जेक्ट्स क फंक्शंस क इज इक्वल टू फंक्शन अक्सर हर रेंडर पर नए सिरे से बनते हैं। उनकी रेफरेंस आइडेंटिटी बदल जाती है। अगर ये डिपेंडेंसीज हैं तो इफेक्ट हर रेंडर पर चलेगा, लूप बन सकता है। इन्हें स्टेबल बनाने के लिए यूज कॉल बैक फंक्शंस के लिए और यूज मेमो ऑब्जेक्ट्स के लिए का इस्तेमाल करें, या उन्हें कंपोनेंट या इफेक्ट के बाहर डिफाइन करें अगर वे प्रॉप्स स्टेट पर डिपेंड नहीं करते। लिंटर को सप्रेस करना इन सब टेक्निक्स को ट्राई करने के बाद भी आखिरी रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है अगर हम सब कुछ समेटे तो? सबसे बड़ी सीख ये है कि कंपोनेंट्स का लाइफ साइकिल, माउंट, अपडेट, अनमाउंट, और इफेक्ट्स का लाइफ साइकिल, स्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन, स्टॉप सिंक्रोनाइजेशन, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं।
इफेक्ट्स के बारे में सोचते समय कंपोनेंट लाइफ साइकिल को भूल जाना ही बेहतर है। और कम एरर प्रोन है। कंपोनेंट के अंदर डिफाइन की गई वैल्यूज, प्रॉप्स, स्टेट, कॉन्टेक्स्ट से आई वैल्यूज या इनसे डिराइव की गई लोकल वेरिएबल्स, ये सब रिएक्टिव होती हैं। और अगर कोई इफेक्ट इन रिएक्टिव वैल्यूज को पढ़ता है तो उन्हें उसकी डिपेंडेंसी लिस्ट में होना चाहिए, ताकि वैल्यू बदलने पर इफेक्ट रीसिंक्रोनाइज हो सके और बाहरी सिस्टम के साथ कंसिस्टेंसी बनी रहे। और लिंटर एग्जॉस्टिव डेप्थ रूल इसमें हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। उसके एरर्स को फिक्स करना जरूरी है, सप्रेस करना नहीं। और याद रखें, हर इफेक्ट एक स्वतंत्र सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए। अलग-अलग कंसर्न्स के लिए अलग-अलग इफेक्ट्स लिखें। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, हमने देखा कि डिपेंडेंसीज बदलने पर रिएक्ट क्लीनअप फंक्शन चलाकर फिर से इफेक्ट बॉडी चलाता है। ये सीक्वेंस स्टॉप स्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखने के लिए क्रिटिकल है। लेकिन सोचिए क्या होता होगा अगर क्लीनअप फंक्शन खुद एसिंक्रोनस हो। मान लीजिए डिस्कनेक्ट को सर्वर को नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, जिसमें समय लगता है। हाँ, हो सकता है। अगर वो रिक्वेस्ट पूरी होने से पहले ही अगली डिपेंडेंसी बदल जाए या कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए तो क्या होगा? रिएक्ट इन सिनेरियोज को कैसे हैंडल करता है ताकि रेस कंडीशंस ना हो या क्लीनअप अधूरा ना रह जाए? रिएक्ट का इंटरनल मैकेनिज्म कैसे कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है जब सिंक्रोनाइजेशन स्टॉप स्टार्ट ऑपरेशंस खुद टाइम कंज्यूमिंग या एसिंक्रोनस हो? ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। Thank you for watching The Funnel Effect.